हेलो हाय गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। सो आज मैं आपके सामने कुछ केस लॉस लेकर आई हूँ विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वेरियस एग्जामिनेशंस। जैसे कि हमने अभी एडीए का एग्ज़ाम देखा तो पैटर्न बदल रहा है, सब बदल रहा है, तो हमें न्यू अपकमिंग अपडेट्स हमारे सामने होनी चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज 5 नए केस लॉस लेकर आए हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम लोग अपडेटेड रहें सारी वीडियोस के साथ। अच्छा, और एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि लॉ क्लासेस जैसे जुडिशरी एग्ज़ाम, लीगल असिस्टेंट, लॉयर एग्ज़ाम, ये अनअकैडमी के स्पेशल ऑफर्स के लिए आप मेरा कोड फॉलो करें GSPLAW और अनअकैडमी, फ्री ऑफ कॉस्ट, नथिंग हैज़ टू पे। चलो पहला केस लॉ हम देखते हैं आज का क्या है। सो फर्स्ट केस लॉ इज केरला यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है। सो केरला, इसमें क्या हुआ था इस केस लॉ में, कोर्ट बोलता है दोनों साइड की बातें सुनने के बाद कि ये ज़रूरी है कि एडुकेट और इफ़ेक्टिव मेडिकल असिस्टेंस दिया जाए किसको, जो जेल में रह रहा है। तो सिद्दीकी कापन अरेस्टी था, तो उनको ऑर्डर दिया गया, कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई उसको राम मनोहर लाल हॉस्पिटल में लेकर जाया जाए, एम्स की जो यूनिट है, और दिल्ली का जो और कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जो कि बेटर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा सके, वहाँ पे ले जाके उनको एडमिट कराया जाए। कोर्ट ने अपना स्टेटमेंट देते टाइम बोला, क्या बोला, दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट टू लाइफ अनरिजर्वली एम्ब्रेसेस इवन एन अंडर ट्रायल पर्सन। तो जो सिद्दीकी कापन है वो मथुरा जेल वापस कर दिए जाएंगे जब वो रिटर्न कर लेंगे, रिकवरी कर लेंगे अपनी हॉस्पिटल से। और मीनवाइल सिद्दीकी कापन इज फ्री टू सीक सुटेबल लीगल रिलीफ फ्रॉम द रिस्पेक्टिव कोर्ट्स एंड सच एज ग्रांट बेल, चैलेंज ऑफ प्रोसीडिंग्स और क्वेश्चन द चार्जशीट। अब इस केस के इश्यूज क्या हैं हमारे मेन। तो पहला इशू है, इज द कोर्ट लिमिटेड टू प्रोवाइडिंग एडिक्वेट हेल्थ केयर टू द अक्यूज इन लाइन विद द लिमिटेड रिलीफ, व्हाट लॉज हैज अप्लाई। पहला लॉ अप्लाई हुआ है आर्टिकल 32, दूसरा 226, तीसरा 482 और चौथा हुआ है हमारा 107 ऑफ CRPC। अच्छा, फैक्ट्स क्या थे इस केस के? फैक्ट्स ये थे कि एक रिट पिटीशन फाइल करी गई थी केरला यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की तरफ से हेबिस कॉर्पस रिट सेक्शन आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। सिद्दीकी कापन एक जर्नलिस्ट है, मेंबर ऑफ पिटिशनर एसोसिएशन केरला यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट। उनको इलीगली डिटेन कर लिया गया था 5 अक्टूबर 2020 में, ये नोटिस के साथ, विदाउट एनी नोटिस, विदाउट ऑर्डर सर्विंग अंडर 107 ऑफ CRPC। सिद्दीकी कापन अपने एसोसिएट के साथ हाथरस यूपी जा रहे थे, जहाँ किस लिए जा रहे थे, एक रेप की रिपोर्ट कराने के लिए, यंग गर्ल के मर्डर की रिपोर्ट कराने के लिए। नेक्स्ट हमारा केस लॉ आ जाता है जिसका नाम है अनुश्री गोयल वर्सेस स्टेट ऑफ MP एंड अदर्स। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है, अनुश्री गोयल, रीजन नहीं करेंगे, क्या बोला गया है ये करेंगे। तो बोला ये गया है, रिस्पोंडेंट relied on section 9 of Guardian and Wards Act 1890 to raise High Court's jurisdiction to hear a case involving a child with US citizenship। तो रिस्पोंडेंट ग्रैंड पेरेंट्स के पास बच्चा था एज ए गार्जियन, इंजंक्शन इशू हुआ कहाँ से, US के कोर्ट से मदर के अगेंस्ट। तो हाई कोर्ट ने इंजंक्शन को डिसमिस कर दिया, कंटेंशन दी गई कि जो इंजंक्शन है वो इनवैलिड है क्योंकि वो साइलेंट है चाइल्ड के केस में, एंड वो इशू एक्स पार्टी। तो कोर्ट रूल्ड रिट अंडर 226
तो उन्होंने बोला कि भाई कस्टडी जो है अनयूजुअल सर्कमस्टांसिस में ऑब्टेन की जा सकती है। उन्होंने केस साइड करा है यहाँ पे दुष्यंत सोमल वर्सेस सुषमा सोमल का। तो कोर्ट क्या बोल रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट देयर मे बी ऑल्टरनेटिव ऑप्शन, हैबिस कॉर्पस बेस्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे। ड्यूरिंग कोर्ट प्रोसीजर कोर्ट ने देखा कि जो चाइल्ड है वो मदर के साथ ज़्यादा खुश है, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ नहीं है, क्योंकि वो 5 साल से छोटा बच्चा था और उसके बेस्ट इंटरेस्ट के लिए उसको मदर के साथ उसके टेंडर ईयर्स में सेक्शन 6 को यूज़ करते हुए गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट के में उसको मदर के साथ भेज दिया। तो जो चाइल्ड कस्टडी है वो ग्रांट करी गई पिटिशनर को, बट द कोर्ट ऑल्सो स्टेटेड दैट द पार्टीज मे सीक कस्टडी, ठीक है, इन फ्यूचर सिविल कोर्ट के थ्रू गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट लगा के दिस केस वुड नॉट बी ऑल्टर द डेलिब्रेशन कंक्लूजन ऑफ दैट सिविल कोर्ट। ठीक, इश्यूज क्या यहाँ पे रेज हो रहे हैं? पहला इशू रेज हो रहा है वेदर द हैबियस कॉर्पस रिट पिटिशन कैन बी यूज फॉर गेनिंग कस्टडी ऑफ चाइल्ड। दूसरा था कि जो पिटिशनर है वो उसकी बच्चे की चाइल्ड की कस्टडी उसको मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके बाद हमारा इश्यूज हो गए। फैक्ट्स क्या हैं? फैक्ट्स बहुत सिंपल हैं कि भाई कस्टडी 2 साल के बच्चे की कस्टडी हैबियस कॉर्पस रिट आर्टिकल 226 यूज़ करके मांगा गया। पिटिशनर की शादी हुई थी, यूएस में मूव हो गए वो 2018 में, उनको एक बच्चा हुआ। पिटिशनर ने बोला कि उसके हस्बैंड और वो मदर इन लॉ वगैरह इल ट्रीट करते थे। हस्बैंड ने एक एक्स पार्टी सिक्योर की डिग्री, कहाँ से? अमेरिकन कोर्ट से। उसको मैट्रिमोनियल रेजिडेंस से निकाल दिया तो वो इंडिया वापस आ गई। इंडिया वापस आया तो उन्होंने डिनाई कर दिया वहाँ पे उसके जो गार्जियंस ने कि भाई तुम अपने बच्चे के पास नहीं मिल सकते हो ये वो, तो उसने हैबियस कॉर्पस रिट के लिए यहाँ पे डाला इस केस में। नेक्स्ट केस हमारा आ जाता है रूपन देओल बजाज एंड अनदर्स वर्सेस कन्वर पाल सिंह गिल एंड अनदर्स। अब इसकी क्या फैक्ट्स हैं? सो इस केस में बोला गया डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट वाज अपील इन सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द कंप्लेनेंट बजाज अक्यूज चैलेंज कन्विक्शन इन इम्प्रिजनमेंट इन द पिटिशन कन्वर सिंह वर्सेस state. While complainant prayed for the enhancement of punishment जो इम्पोज करी गई थी ऑन द अक्यूजिंग पिटिशन मिसेस रूपन देओल बजाज के केस में, तो अपील्स कोर्ट बोलता है द अपील वुड विदाउट एनी सब्सटेंस एंड देयर बाय दे डिसमिस बोथ द अपील्स। अब क्यों ऐसा डिसीजन लिया गया ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो इश्यूज 2 थे। पहला था कि जो अक्यूजेशन एफआईआर में स्टेट करे गए हैं क्या वो एक्चुअल में कोई ऑफेंस है आईपीसी के अंदर। दूसरी बात ये थी कि जो हाई कोर्ट है वो जस्टिफाई करेगा कोई कॉशिंग द एफआईआर एंड कंप्लेंट इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर गिवन अंडर 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फैक्ट्स क्या हैं? मिसेस बजाज ने एक पार्टी अटेंड करी बिकॉज ऑफ सम मिस हैपनिंग। उन्होंने 341, 42, 52, 54 और 309 509 के अंदर आईपीसी के में कंप्लेंट फाइल कर दी। कंप्लेंट को एफआईआर माना गया और एक केस रजिस्टर हुआ सेंट्रल पुलिस स्टेशन चंडीगढ़ में। इन्वेस्टिगेशन भी चलाई गई। मिस्टर बजाज ने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट की। उसके बाद मिस्टर बजाज ने कंप्लेंट कर ली। फिर मिस्टर गिल, ठीक है, मिस्टर गिल के अगेंस्ट यहाँ पे कंप्लेंट फाइल हो रही है। तो जो जेएम थे यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने मिस्टर गिल को बुलाया। मिस्टर गिल फाइल्ड अ पिटिशन इन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट अंडर 482 ऑफ सीआरपीसी फॉर कॉशिंग एफआईआर एंड कंप्लेंट मेड अगेंस्ट हिम। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने क्या किया? हाई कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया होल्डिंग इन्वेस्टिगेशन इनटू एफआईआर एंड हाउएवर द प्रोसीडिंग कंसिडरिंग द कंप्लेनेंट वाज अलाउड। इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो जिस जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उन्होंने प्रोसीड किया कंप्लेंट के साथ, मैटर सुना एंड इट रिजेक्टेड द क्लेम ऑफ प्रिविलेज मेड अंडर 123 एंड 124 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट बाय 2 विटनेस नेमली मिस्टर वाई एस रात्रा एंड मिस्टर जे एफ रिबेरियो।
ठीक है। JF रेबेरियो एडवाइज़र हैं गवर्नमेंट की, और YS रत्रा IS ऑफिसर है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब. ही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर टू सबमिट द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एंड अ क्रिमिनल रिवीजन पिटिशन वाज फाइल्ड बाय द स्टेट ऑफ पंजाब इन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, एंड द हाई कोर्ट हर्ड अ पिटिशन फाइल्ड बाय मिस्टर गिल अंडर 482. अच्छा, तो इसमें क्या किया कोर्ट ने देयर बाय ही क्वॉश्ड FIR एंड कंप्लेंट मेड अगेंस्ट हिम ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड. पहला ग्राउंड था कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस यहाँ कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर रहा है. हार्म कॉज टू मिसेस बजाज, वो 95 ऑफ IPC में आता है. फिर उन्होंने बोला द एक्यूजेशन वर अनयूजुअल एंड इनकन्विंसेबल, कन्विंस नहीं कर रहे हैं वो. सेक्शन 157 जो है CRPC का, वो एम्पावर नहीं कर रहा है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कि इन्वेस्टिगेट करे नॉन कॉग्निजेबल केसेस में. उसके बाद बोल रहे हैं जो अनरीजनेबल डिले जो हुई 11 दिन की इन फाइलिंग द FIR, इट वाज अगेंस्ट दिस ऑर्डर दैट मिस्टर एंड मिसेस बजाज फाइल द प्रेजेंट पिटिशन इन सुप्रीम कोर्ट. ओके, सो ये हम कर चुके हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, केस समझ में आ गया. अगले केस की तरफ चलते हैं जो है गौतम नवलखा वर्सेस नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ बाय द वे. तो व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस केस? रीजन है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज ने ग्रांट करी डिग्री डाइवोर्स की 19 दिसंबर 1996 में पिटिशनर के फेवर में बाय कंक्लूडिंग द फैक्ट दैट the refusal to cohabit with the plaintiff and her individual decision of not having children and after marriage involved the mental cruelty to plaintiff and the marriage between the parties were dissolved. Issues क्या है? Whether a period of 34 days when Navlakha was in custody by way of house arrest would count as custody for the default bail, और दूसरा issue है whether the apex court would entertain writ of habeas corpus in case where remand order has been already issued. फैक्ट्स है कि नवलखा को डिटेन करा गया अपने घर में, ठीक है, हाउस कस्टडी, होम कस्टडी दी गई उसको. फिर उसके बाद हाउस अरेस्ट 34 दिन रखने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने 34th डे इलीगल करार किया, और फॉलोइंग दैट अक्यूज वाज प्लेस्ड इन 11 डे पुलिस कस्टडी एंड 46 डे ऑफ जुडिशियल कस्टडी. इस पॉइंट पे उसने 90 दिन जो है सेंटेंस सर्व कर ली थी, और उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में जाके अपनी अप्लाई किया बेल के लिए. कोर्ट ने डिनाई कर दिया बेल एप्लीकेशन और बोला कि हाउस अरेस्ट हैड प्रोटेक्टेड द अक्यूज लिबर्टी एंड द अक्यूज वाज ऑर्डर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू सरेंडर टू द NIA विद इन 3 वीक्स 16 मार्च 2020 को. एंड उसने क्या किया, 4 अप्रैल 2020 को ऐसा किया. द अक्यूज काउंसिल सबमिटेड अ हैबियस कॉर्पस रिट टू द सुप्रीम कोर्ट विच वॉज ग्रांटेड. नेक्स्ट केस लॉ हमारा आ जाता है सतीश चंद्र आहूजा वर्सेस नेहा आहूजा का. क्या हुआ सतीश चंद्र आहूजा वर्सेस नेहा आहूजा के केस में, ये जान लेते हैं. फैक्ट्स हैं कि रिस्पोंडेंट है स्नेहा आहूजा के फादर इन लॉ, अपेलेंट सतीश चंद्र आहूजा, रवीना आहूजा उनके बेटा, मैरिड टू द रिस्पोंडेंट इन 95. फर्स्ट फ्लोर पे अपने घर पे जाके रहने लगे, जो कि 1983 में किया था. Raveen moved in July 2014 due to marital strife and began living with his parents on the ground floor. Raveen filed a divorce case against Sneha on the ground of cruelty, और स्नेहा ने एप्लीकेशन सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस में की. शी अक्यूज द डिफेंडेंट ऑफ सीरियस इमोशनल एंड फिजिकल अब्यूज, और मल्टीपल रिलीफ्स के लिए उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में डाला. ट्रायल कोर्ट ने एक इंजंक्शन इशू किया कि उनको तुम उनकी रेस्ट ऑफ फैमिली से सेपरेट नहीं कर सकते हो, और एक मैंडेटरी परमानेंट इंजेक्शन इशू किया. ठीक है, ये तो फैक्ट्स हो गए हमारे. अब हम आगे चलते हैं. फैक्ट्स के बाद इश्यूज क्या हैं, तो देर आर 7 इश्यूज इन दैट केस. पहला तो है इज इट करेक्ट टू इंटरप्रेट द टर्म ऑफ शेयर्ड फैमिली अंडर सेक्शन 2 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट. दूसरा है कि इज इट करेक्ट that a high court found that appellant suit could not be decreed under order to 12 rule 6. Third point है whether or not the plaintiff in this case might be referred to as a respondent under 2Q. Fourth है whether the aggrieved person husband is a necessary party. Fifth है whether aggrieved husband is a necessary party in the plaintiff lawsuit. Sixth है what effect do orders made under section 19 of Domestic Violence Act 2005 have. And seventh one is whether or not the
interim or final proceeding initiated in civil court had competent jurisdiction. क्या बोला यहाँ पे? बोला कि जो शेयर्ड फैमिली है शुड बी रीड इन अकॉर्डेंस विद जर्नल इम्प्लीकेशन. कोई स्पेसिफिक इम्प्लीकेशन नहीं पे यहाँ पे दिया. सुप्रीम कोर्ट ने रिस्पोंडेंट रिलीफ ग्रांट किया and apply to the literal rule of interpretation to determine what a shared family is or can be under Domestic Violence Act. Bench found that section 252(s) of Domestic Violence Act constituted an all-inclusive definition. जब उसको हम section 17 और 19 के साथ रीड करेंगे, it granted every woman the right of residency, चाहे उसका कोई स्टेक है जो या उसका कोई टाइटल है प्रॉपर्टी में या नहीं है. सो ये हमारे थे आज के सारे केस लॉज, 5 केस लॉज. ठीक है, आप इवनिंग में मेरी अनअकैडमी पे क्लास होगी. आई वांट यू ऑल ऑफ यू टू जॉइन इट. और अगर आप चाहते हैं कि अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट मिले तो प्लीज़ यूज़ दिस कोड. और बाकी मेरी यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए, तो मैं आपको जुडिशरी, लीगल असिस्टेंट और लॉयर के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्लासेस लेती हूँ, मॉक्स लेती हूँ. ठीक है, तो आप वहाँ पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. सी यू. बाय.